हेलो दोस्तों, निर्माणवाद की शिक्षा में आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को देखने के बाद में आप 30 में से 28 नंबर तक ज़रूर ला सकते हैं। इस सेशन में हमने CTET के ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया हूँ, बाल विकास के ऐसे क्वेश्चंस को जो पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इसमें से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और एग्ज़ाम के समय में जो है आप इस क्वेश्चंस के जो है नेचर को समझ पाएंगे। जब आप क्वेश्चन के नेचर को समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। तो इसी के साथ में जो है हम 1 बाय 1 करके 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन देखते हैं हम ऑप्शन में। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान रोहन को चोट लग जाती है और उसके पिता जब उसको देखते हैं तो उसको कहते हैं कि लड़कियों जैसा व्यवहार ना करो। तो इसमें जो है समाज के द्वारा थोपी गई जो है लैंगिक रूढ़िवादिताएं जो हैं इस प्रकार से इसमें देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर ऑप्शन में है कि लैंगिक रूढ़िताओं को चुनौती देना। तो चुनौती देना नहीं है, इसमें लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कम नहीं करता है, ये इसको और बढ़ावा देता है। ये जैसे नीचे ऑप्शन में दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन देखते हैं, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 2 है, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, संज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है प्रगतिशील कक्षा में। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। इसमें अटल पाठ्यक्रम ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। हमको प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना है, हमको ऐसे ज्ञान को उपलब्ध कराना है कि जो बच्चों को भरपूर मौका दे एवं उसमें जो है बालक अपने सीखने का अवसर मिल सके। प्रचुर मौके प्रदान करना, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ऑप्शन से देखते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक महत्वपूर्ण है। वे राज्य या राष्ट्र में अधिकतम एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक का भाग होता है उसकी भूमिका के बारे में जो है एक कक्षा के लिए, एक प्राथमिक शिक्षार्थी के लिए जो है उसके संसाधन और उसके सामग्री के रूप में सबसे प्रमुख माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए हैं कि जिससे जो है आप अपने 30 में से 30% तक भी ला सकते हैं इस सेशन को देखने के बाद में। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन देखते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद एवं रचनावाद। तो हम लोग इसमें रचनावाद सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है।
बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण गलत हो जाएगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता, अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित होती है। बुद्धिमत्ता को जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि का विभिन्न प्रकार की जो है हो सकती है। ये ऑप्शन नंबर 3 है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसको हार्वर्ड गार्डनर ने जो है इसमें 8 प्रकार के ये जो है सिद्धांत बताए थे। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। जो सबसे अधिक उपयुक्त है उसी को हम देखेंगे। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री शामिल होना चाहिए। सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे बच्चों में नीरसता आ जाती है। शिक्षक को वास्तविक जीवन, बच्चे के वास्तविक जीवन से एवं परिस्थिति के अनुसार जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इससे बालक को जो है सहायता प्रदान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में ... के महत्व पर जोर देता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में जो है, चलिए इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कल्चरल टूल, इसमें सांस्कृतिक उपकरण का हम लोग जो है इसमें कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। गुणारोपण ये आपका गलत होगा। अभिप्रेरणा, इसमें मोटिवेशन जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको सत्य बताना है आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। आप लोग इसमें बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन आप लोग बताएंगे, चलिए फटाफट बताइए। इसमें आपका विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता के और कुछ पर्यावरण के माध्यम से जो है प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जो है जीन पियाजे जी ने जो है बताया था कि जो बालक 2 से 4 वर्ष तक के आएंगे उनमें जो है 2 से 4 वर्ष या 7 वर्ष आत्म केंद्रित होकर इसके माध्यम से बच्चा जो है सीखता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें अमूर्त रूप से बालक सोचेगा, आत्म केंद्रित होकर सोचेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो विकास इसमें क्या होता है, बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है, स्थिर न होकर एक गतिमान रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर में क्या है, 11वां में हमको बताना है कि ... के अलावा
निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। चौथा ऑप्शन है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो बच्चों के लिए खेल के विकास में एक महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाने का कारण है कि ये बच्चे का जो है समय को बिताने के लिए जो है इसके लिए एक सुखद अनुभव हो सकता है उस समय के लिए। तो इसलिए आप इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए इसमें क्या आमंत्रित करता है? तो इसमें विभिन्न तरीकों से बच्चे क्या करते हैं, विभिन्न तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है वो सोचते हैं कि इस किसी कार्य को किस प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डॉट डॉट पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का अवैधी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के से अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो इसमें सीटीईटी में जो है क्वेश्चन इसमें ये देखा जाता है कि बालक के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सबसे उपयुक्त सही होता है। तो जिसमें अवसर प्रदान करना, बालक को प्रोत्साहित करना, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो वो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल शिक्षा को लंबे समय तक, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे जो है शिक्षा के माध्यम से अपने समाज का निर्माण करते हैं एवं प्राकृतिक रूप से जो है वो दुनिया के को सीखते हैं एवं दुनिया के बारे में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे कठिनाई से जूझ रहे हैं उनको संबोधित करने के लिए या उनके बारे में उनको बताने के लिए एक अध्यापक को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल एकदम करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, उस व्यक्ति के बारे में शिक्षक को व्यक्तिगत योजना भी बना सकता है कि इस बालक के बारे में क्या चीज़ें उपयुक्त होंगी, ये भी सही है। लेकिन नहीं पूछा है तो इसीलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग इसमें हमको नहीं करना है, ठीक है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अपचारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए जो है हम लोग केंद्र से जो है बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे का क्या होता है, अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन 2 है, स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी है, में एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। ऑप्शन डी है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का जो व्यक्त होता है उसमें मर्दाना और स्त्री के गुणों का जो है एक प्रकार का मिसलिनियस गुण होता है, समायोजन करता है उसमें, ठीक है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इसमें बताइए चलिए कौन सा सही होगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अटल प्रक्रिया, इसमें अटल प्रक्रिया, इसमें कार्यान्वयन पर जोर देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूप, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें अटल प्रक्रिया गलत हुई, इसमें कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि, इसमें कौन सा सही होगा आप बताइएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए, वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। परीक्षण जो है नई आबादी पर जो है लागू किए जा सकते हैं, इसमें ये जो है सबसे कारगर है। ठीक है, इसमें आप नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे। सी है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, भाषा को समझ पाएंगे जब भी आप इसका परीक्षण करेंगे। वह मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, नहीं, ये बच्चे की तस्वीर जो है स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखते हैं। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी, चलिए बताइए ऑप्शन। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कॉग्निशन, कॉग्निशन से रिलेशन है इसका, तभी तो बच्चा जो है क्लास में जाता है और उसमें जो है वो शर्मिंदगी महसूस करता है। नंबर 2 ऑप्शन है, शर्मिंदगी का ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शर्मिंदगी का बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 3 है, बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नहीं होगा, इसमें जो है बच्चा जब शर्माएगा क्लास में तो इसके अधिगम प्रक्रिया में जो है रुकावट आएगी। पर के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। एक बार जब बच्चा क्लास में शर्मिंदगी का शिकार हो जाता है तो इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए कि दोबारा जो है उस स्थिति का बालक पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन 3 है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना या जो है अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड तो देना नहीं है एकदम बच्चों को। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। समावेशी शिक्षा में बालक को जो है अलग अलग नहीं बैठाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब गलती करे जब भी उसकी त्रुटियों को सुधारा जाए। इसमें बालक जो है कि त्रुटियों पर विशेष ध्यान देना होता है। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता।
तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहाँ पर आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच में बालक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, वहाँ पर बच्चों में जो है प्रगतिशीलता देखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हम जब बाल विकास के क्वेश्चन को इसमें हल करते हैं तो इसमें हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बालक को जो है ध्यान में रखकर जो है क्वेश्चन को उसी के आसपास में जो है हम देखते हैं एवं उसकी प्रकृति को समझते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। सामाजिक रूप से पिछड़े हों, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को किस माहौल की आवश्यकता होती है? तो इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत क्या करता है। बच्चों को जो है उनकी क्षमताओं के आधार पर, मतलब उनको आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक एवं किसी भी अन्य समस्या के कारण जो है उनको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों के लिए जो क्या होता है कि एक माहौल की आवश्यकता होती है जिसमें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए तथा उनके उपयोग के बारे में उनको बताना चाहिए। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। अधिगम का संरचनात्मक व्यवहार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ज्ञान की क्या अधिगम संरचनात्मक परिदृश्य में बच्चों की जो है बहुत महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका होती है। इसमें बालक जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बच्चों को डांटना फटकारना एकदम सीखने में बाधा है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। बच्चा जब दैनिक कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसमें जो है शारीरिक गतिविधि, खेल का आयोजन भी सम्मिलित किया जाता है जिसके माध्यम से बच्चा खेल खेल में सीखता है एवं उसके माध्यम से बालक की समावेशी शिक्षा में सहायता मिलता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि ए ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 26 का सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसमें सृजनात्मकता है जो बच्चे अलग अलग पैटर्न को सोच सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता वाले बच्चे जो होते हैं अपने स्तर पर जो है अलग अलग प्रकार की जो है क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कागज़ की नाव बनाना, मिट्टी के घरौंदे बनाना, इस प्रकार की क्रियाएं जो है उनमें शामिल होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन, आत्म केंद्रिता, मनोविकार। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताएंगे? 28 में कौन सा सही होगा? 28 में जो है सेल्फ रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं स्वयं नियमन, ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 28 का 2। चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग, तो इसमें आपका डर जो है एक प्रकार का संवेग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि वह दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। इसमें कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण उदाहरण करता है? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। इसमें बच्चे के वातावरण से बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये जो है इसमें जो है बच्चा अपने अनुभव के आधार पर जो है बालक जो समाज में देखते हैं उसी को वो बात करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन हुए। आप इसमें कमेंट बॉक्स में जो है अपने 30 में से कितने सही हुए आप इसको हमें इसमें बता सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तात्पर्य है कि आप अपनी जितनी तैयारी किए हैं उसमें से आप 13 में कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे और इसको शेयर भी करेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।